सामने अचानक एक मॉन्स्टर आ जाए, और वो भी कोई आम मॉन्स्टर नहीं। ऐसा नहीं कि गोली मारी और वह मर गया, बल्कि ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर जिस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। सोचिए, तब आप क्या करेंगे? भागेंगे, छिपेंगे, या फिर अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे? ऐसा ही एक खौफनाक हादसा एक इंसान के साथ होता है। अब सवाल ये है, क्या वह अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा पाएगा? तो चलिए देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बच्चे को देखने मिलता है जो एक सुनसान जंगल में अकेले भटक रहा होता है। उसके हाथ में एक दूरबीन होती है जिससे वह पहाड़ों का एक बेहद खूबसूरत नजारा देख रहा होता है। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि कोई उसके पास आ रहा है। वह पल भर भी देर नहीं करता और जान बचाने के लिए वहां से 8000 फीट की ऊंचाई की ओर दौड़ लगाने लगता है। असल में उसके पीछे एक लाल आंखों वाला रहस्यमयी जानवर होता है जो इंसानों को खाता नहीं, लेकिन उन्हें बेरहमी से मार देता है। किसी तरह वह लड़का भागते भागते 8000 फीट की उस तय सीमा तक पहुंच जाता है, क्योंकि वह जानवर उस लाइन को कभी पार नहीं करता। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह जानवर उस सीमा को पार क्यों नहीं करता। उस लड़के का नाम हंटर होता है और वह अपने पिता के साथ उसी पहाड़ के ऊपर बसे एक गांव में रहता है। जब हंटर अपने पिता को यह सारी बात बताता है तो उसके पिता गुस्से में कहते हैं, मैंने तुम्हें उस लाइन को क्रॉस करने से मना किया था, फिर तुम वहां क्यों गए? तुम रात में ऑक्सीजन मास्क पहनकर सोते हो, अगर कुछ हो जाता तो? इसके बाद हंटर के पिता विल एक लड़की के साथ शिकार के लिए जंगल जाते हैं, जहां वे एक हिरण का शिकार करते हैं। वहीं विल उस लड़की को हंटर की पूरी कहानी बताता है और कहता है कि हंटर वहां सिर्फ पहाड़ों का नजारा देखने नहीं गया था, बल्कि वह उस जगह को देखने गया था जहां उसने अपनी मां को आखिरी बार देखा था। इसी दौरान फिल्म में नीना को दिखाया जाता है जो एक गोली लेकर उस जानवर की खाल पर प्रयोग कर रही होती है, मानो वह किसी ऐसी खास गोली का आविष्कार कर रही हो जिससे उस खतरनाक जानवर को मारा जा सके। उसी रात जब हंटर और उसके पिता विल सो रहे होते हैं, तभी अचानक हंटर को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि विल तुरंत ऑक्सीजन का आखिरी बचा हुआ फिल्टर अपने बेटे को लगा देता है। लेकिन उसी पल विल के मन में एक खौफनाक सच दस्तक देता है, अगर अगला फिल्टर नहीं मिला तो उसके बेटे की सांसें थम जाएंगी। वह मन ही मन फैसला करता है, अपने बेटे के लिए उसे नीचे यानी 8000 फीट नीचे जाना ही पड़ेगा। अगले दिन एक पिता अपने डर को छुपाकर बेटे को जिंदगी जीना सिखाता है। वह हंटर को सिखाता है कि आलू कैसे उगाए जाते हैं, मछली कैसे पकड़ी जाती है, ताकि अगर वह वापस न आए तो उसका बेटा जिंदा रह सके। लेकिन उसी रात फिर से हंटर की सांसें लड़खड़ाने लगती हैं। इस बार विल उसे एक इंजेक्शन देकर सुला तो देता है, पर उसके मन में आने वाले कल का डर तूफान बन चुका होता है। इसीलिए वह तुरंत नीना के पास जाता है। वह चाहता है कि वे एक टीम बनाकर नीचे जाएं और ऑक्सीजन फिल्टर लेकर वापस आएं। लेकिन जब विल यह बात नीना को बताता है तो नीना साफ मना कर देती है, क्योंकि वह पहले भी विल की पत्नी के साथ नीचे जा चुकी थी और वहां से जिंदा लौटने वाली वह अकेली थी। बाकी सब मारे जा चुके थे। उसे डर था कि इस बार भी वही अंजाम होगा। लेकिन फिर उसे विल की पत्नी याद आती है, कैसे उसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। नीना के नीचे जाने की एक और वजह भी थी, वह एक ऐसी दवा ढूंढना चाहती थी जिसकी मदद से उन खतरनाक जानवरों को मारा जा सके। अगले दिन वे नीचे जाने की तैयारी करते हैं, अपने साथ बंदूकें और मजबूत हथियार लेते हैं। उन्हें पता है इन जानवरों को मारा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ देर के लिए रोका जरूर जा सकता है। उसी वक्त फीटी, जो पहले विल के साथ हिरण का शिकार करने गई थी, वह भी उनके साथ जाने की जिद करती है। नीना उसे उन जानवरों के बारे में डराकर समझाने की कोशिश करती है। वह जानवर इतना खतरनाक है कि इंसान की खाल को पल भर में उधेड़ सकता है। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता, सिर्फ अगर गोली उसके माथे पर लगे तो वह कुछ देर के लिए धीमा पड़ता है। लेकिन फिर भी फीटी उनकी एक नहीं सुनती और आखिरकार वह भी उनके साथ नीचे जाने के लिए निकल पड़ती है। उसके बाद तीनों विल के बेटे को सुरक्षित बसाने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें कई टूटी फूटी गाड़ियां दिखाई देती हैं। ये कोई आम गाड़ियां वो नहीं थी, ये उन बहादुर सैनिकों की गाड़ियां वो थी जो उस खतरनाक जानवर से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। वहां उन्हें बंदूकें और कई खतरनाक हथियार मिलते हैं और इस वक्त उन हथियारों की उन्हें सख्त जरूरत थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उनकी नजर घोड़ों के एक झुंड पर पड़ती है। घोड़ों को जिंदा देखकर वे चौंक जाते हैं। उनके मन में सवाल उठता है, अगर वो मॉन्स्टर इतना खतरनाक है तो इन घोड़ों को उसने मारा क्यों नहीं? लेकिन तभी अचानक कहीं से एक खौफनाक मॉन्स्टर प्रकट होता है और उन पर हमला कर देता है।
केटी और विल उस मॉन्स्टर को पहली बार देख रहे थे। डर और घबराहट के बीच केटी तुरंत मिसाइल फायर करती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस मॉन्स्टर को जरा सी खरोंच तक नहीं आती। अब तीनों के पास बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे तेजी से 8000 फीट की ऊंचाई की ओर भागने लगते हैं और जान जोखिम में डालकर किसी तरह उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचा लेते हैं। मॉन्स्टर से बचकर वे लोग किसी तरह एक घर तक पहुंचते हैं। रात हो चुकी थी, इसलिए वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं। उस घर में वे बैठकर सोचते हैं कि उस मॉन्स्टर को कैसे मारा जाए। काफी देर तक सोचने के बाद भी उन्हें उसे मारने का कोई तरीका नहीं मिलता। उसी रात विल अपनी पत्नी के बारे में सोचता है कि कैसे उसने विल के लाख मना करने के बावजूद भी हंटर के लिए फिल्टर लाने का फैसला किया। वह 8000 फीट नीचे उतरती है और अपनी जान गंवा देती है। अगली सुबह वे लोग कैल्बे माइन की ओर निकलते हैं। हॉस्पिटल से फिल्टर लाने का यही एक आखिरी रास्ता बचा था। इस माइन को पार करने के लिए उन्हें एक सुरंग से होकर जाना पड़ता है। सुरंग के दोनों तरफ 8000 फीट की गहराई थी, लेकिन पूरे 20 से 45 सेकंड तक उन्हें सीधे 8000 फीट नीचे से होकर गुजरना था। यह रास्ता बेहद खतरनाक था, क्योंकि वहां उस मॉन्स्टर के होने की पूरी संभावना थी। सुरंग के अंदर जाकर बोलोक देखता है कि आगे का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। यह देखकर सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, वापस घर लौट जाना, और दूसरा 8000 फीट नीचे उतरकर सुरंग को पार करना। विल अपने बेटे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था, इसलिए बोलोक दूसरा रास्ता चुनते हैं। जैसे ही वे सुरंग की गहराई में आगे बढ़ते हैं, तब वहां एक भयानक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे रेपर कहा जाता है। इस मॉन्स्टर की एक खासियत यह थी कि यह इंसानों की सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट करके उन्हें ढूंढ सकता था। इसी वजह से रेपर उन तीनों की लोकेशन पकड़ लेता है। रेपर को देखते ही तीनों जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन रेपर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वे जहां भी जाते, रेपर तुरंत वहां पहुंच जाता। विल और टीना जैसे तैसे करके रेपर से बच निकलते हैं, लेकिन रेपर केटी को मार देता है। केटी की मौत के बाद विल और नीना गहरे सदमे में चले जाते हैं। दोनों बेहद दुखी होते हैं और रेपर को मारने का कोई तरीका खोजने लगते हैं। उसी रात वे लोग एक पुराने उजाड़ घर में रुकते हैं, जहां एक पुरानी कार भी खड़ी होती है। घर के अंदर उन्हें खाने के लिए कुछ स्नैक्स मिल जाते हैं। इतने दिनों बाद स्नैक्स देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि काफी समय से उन्हें ठीक से खाने को नहीं मिला था। आते समय विल नीना से पूछता है कि उसकी पुरानी लैब में ऐसा क्या था जिसे लेने वह पिछली बार अपनी पत्नी के साथ वहां गया था। नीना बताती है कि उस लैब में पेरिक्लेस रखा हुआ था, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्यूबिक रूप होता है। वह विल को समझाती है कि रेपर की खाल में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, इसी वजह से गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। नीना आगे बताती है कि थ्योरी के अनुसार अगर किसी तरह गोलियों पर पेरिक्लेस की परत चढ़ाकर रेपर पर हमला किया जाए और जुलाएं, तो एक भारी ब्लास्ट के जरिए शायद उसे मारा जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान था, इसलिए विल को यह आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आता। अतः अगले दिन वे दोनों घर में मिली पुरानी कार से फिल्टर लेने के लिए हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें रेपर द्वारा मारे गए कई लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर माहौल और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। लाशें देखकर विल और नीना और भी तेजी से फिल्टर ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक एक डरावनी आवाज उनके कानों में गूंजती है। उसी पल उन्हें समझ आ जाता है कि रेपर वहां पहुंच चुका है। जैसे ही फिल्टर मिलता है, नीना विल से लैब जाने को कहती है, क्योंकि वहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्यूबिक पार्ट पेरिक्लेस मौजूद होता है, जिससे शायद रेपर को मारा जा सकता है। लेकिन तभी रेपर वहां आ जाता है। इस नाजुक पल में विल अपनी समझदारी का इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन बॉक्स पर गोली मार देता है। जोरदार धमाका होता है और रेपर जमीन पर गिर पड़ता है। विल और नीना समझते हैं कि रेपर मर चुका है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश हुआ था। लैब पहुंचते ही नीना अपने काम में लग जाती है। तभी विल की नजर लैब में रखी एक तस्वीर पर पड़ती है। वह तस्वीर नीना और उसकी फैमिली की होती है। विल हैरान रह जाता है, क्योंकि वह अब तक यही समझता था कि नीना की कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि नीना ने कभी अपने परिवार के बारे में जिक्र ही नहीं किया था। जब विल नीना से उसके परिवार के बारे में पूछता है, तो नीना बताती है कि जब रेपर पहली बार आया था, तब वह इसी लैब में एक परमाणु पर काम कर रही थी। उसी वजह से वह अपनी फैमिली से कभी मिल ही नहीं पाई। अब नीना गोली के ऊपर पेरिक्लेस लगाती है और उसे रेपर की खाल पर आजमाती है, लेकिन उससे कोई असर नहीं होता। विल नीना से वहां से निकलने को कहता है, लेकिन नीना साफ कह देती है
या तो आज उसकी जान जाएगी या रेपरों की। इसलिए वह लैब में ही रुककर रेपर को मारने का तरीका ढूंढने लगती है। इधर विल अकेले ही गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। उसी वक्त रेपर वहां पहुंच जाता है। विल पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दो और रेपर आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। विल सोचने लगता है कि आज तो उसका मरना तय है। तभी नीना वहां पहुंचकर विल की जान बचा लेती है, क्योंकि नीना ऐसी गोली खोज लेती है जिससे रेपर को मारा जा सकता है। इसके बाद दोनों को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। रेपर असल में कोई जीव नहीं, बल्कि एक रोबोट था। इसी वजह से रेपर इंसानों को खाता नहीं था, बल्कि सिर्फ उन्हें मारता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह रह जाता है कि इन रेपरों को किसने बनाया था और वे 8000 फीट से ऊपर क्यों नहीं आते थे। इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। अगले दिन नीना गांव के सभी लोगों को बताती है कि रेपर को कैसे मारा जा सकता है। उसी तरह की और गोलियां बनाकर कुछ ही दिनों में वे लोग सभी रेपरों को खत्म कर देते हैं और एक बार फिर पृथ्वी इंसानों की हो जाती है। फिल्म के अंत में नीना और विल दूरबीन लेकर आसमान की तरफ कुछ देखते हैं। यह सीन साफ इशारा करता है कि खतरा अब भी पूरी तरह टला नहीं है। अब कमेंट में बताओ, क्या इसका दूसरा पार्ट आएगा या यही इस कहानी का अंत होगा?